आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हम स्वागत करते हैं। मैं अभिनव सिंह आपको आज फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें, जो चीज़ें आपको नोट करनी है आप नोट कर सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे हम जानते हैं फर्स्ट पेपर में हमारे जो पहला यूनिट हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें हमारा आपके इसमें पहली यूनिट में दो चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर जो आपका आएगा वो आपका आएगा वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये आपका पहला चैप्टर। और सेकंड चैप्टर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यानी पहला चैप्टर जो आपका है वो आपका विद्युत आवेश और क्षेत्र, और दूसरा जो है वो आपका रहेगा विद्युत विभव और संधारित्र। अभी हम पहले चैप्टर को डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट हैं वो आपके रहेंगे आवेश, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके आगे फिर हम बल का अनुभव करेंगे, कूलॉम बल, कूलॉम नियतांक। जैसे जैसे टॉपिक आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे कि नाम से ही है स्थिर वैद्युतिकी, तो इसमें हम आवेश को तब पढ़ते हैं जब आवेश स्थिर रहता है। यानी आवेश जो है वो मोशन में नहीं रहेगा। आपका जो आवेश है कैसा रहेगा स्थिर वैद्युतिकी में, आवेश हमारा रहेगा स्थिर अवस्था में। अर्थात चार्ज एट रेस्ट। यानी यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर आवेश जो हमारा है वो चलेगा नहीं, वो जिस जगह पर है वहीं स्थित रहेगा। आवेश किसी प्रकार की गति नहीं करेगा, किसी मोशन में खुद को डिफाइन नहीं करेगा। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है और उसे उत्पन्न भी करता है। कैसे? आवेश से पहले हम समझते हैं द्रव्यमान को। दो राशियाँ आपकी, एक है आवेश और एक आपका रहेगा द्रव्यमान, यानी कि हमारा मास। अब इसमें आप सोचेंगे द्रव्यमान का आवेश से क्या संबंध है? दोनों का आपस में ये संबंध है। आपने द्रव्यमान तो जानते ही होंगे, सभी के अंदर होता। कोई भी एक ऐसी बॉडी जो यूनिवर्स में है और उसका अस्तित्व रहेगा तो किस वजह से रहती है? वो अपने द्रव्यमान की वजह से। जो भी वस्तु, जो भी बॉडी, कोई भी पिंड अगर पृथ्वी पर रखा रहता है तो क्यों टिका रहता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कैसे करता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है हमारा, जैसे ये मान लिया कोई एक पहला द्रव्यमान m1 है जो कि पृथ्वी के ऊपर, इसे हम ले लेते हैं अर्थ हमारी, कहीं भी टिका हुआ है। जरूरी नहीं यहाँ पर हो, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, वो आप जहाँ मान सकते हैं। इसका द्रव्यमान अगर हमने m1 लिया तो पृथ्वी का द्रव्यमान हम ले लेते हैं m2, या ऐसे कैपिटल M भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों द्रव्यमान आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जरूरी नहीं कि पृथ्वी ही इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कराती है, जैसे हम सभी करते हैं। तो जरूरी नहीं ये इस पर कराए, ये भी इस पर कराता है। रीज़न क्या है? देखो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। क्या होता है? F = आपने पढ़ा होगा 9th में और फर्स्ट ईयर में भी, G m1 × m2/r²। अब इसकी टर्म्स क्या है? m1 हमारा वो द्रव्यमान जो कि हमने बॉडी मानी हुई है, कोई सी बॉडी हो सकती है। m2 कौन सा है? m2 हमारा है पृथ्वी का द्रव्यमान। ये आपका m1 हो गया।
ये आपका M2 है। इसकी वैल्यू हमारी होती है 6.67 10⁻11। R क्या है? एक द्रव्यमान से पृथ्वी के केंद्र की दूरी। अब हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। हमें क्या सीखना था? द्रव्यमान और बल अभी हम देख रहे हैं। तो किसी भी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कब कार्य करता है? जब दो द्रव्यमान आसपास आते हैं, जब दो द्रव्यमान एक दूसरे संपर्क में आएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि द्रव्यमान पृथ्वी का ही हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम सभी लोग पृथ्वी पर हैं, जितनी वस्तु हैं सभी हमारे ग्रह पर, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो वहाँ तो ये ज़रूरी है कि पृथ्वी ही सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। लेकिन यूनिवर्स में कहीं और गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। होता है, चंद्रमा पर भी होता है, अन्य ग्रहों पर भी होता है, और भी बाहर जगह होता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब दो द्रव्यमान आमने सामने आते हैं, एक दूसरे संपर्क में आएंगे M1 और M2, तो इन दोनों के साथ में क्या होगा? ये दोनों एक बल का अनुभव करते हैं जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल फॉर्मेशन कहाँ से होती है? दो द्रव्यमानों से, यानी द्रव्यमानों की वजह से जो चीज़ निकल के आती है वो हमारी होती है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार आवेश क्या होता है? अब हम द्रव्यमान को रिलेट करेंगे आवेश से। आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से। आवेश क्या होता है? अब आवेश एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से, जैसे आप में दो चीज़ लिखते हैं, आपको लिख देते हैं एक विद्युत और आपका चुंबकत्व, यानी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिस प्रकार द्रव्यमान की वजह से या द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल फॉर्मेशन में आता है, उसी प्रकार आवेश की वजह से हम विद्युत गुण को, विद्युत क्षेत्र को या फिर चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करते हैं या उसे उत्पन्न भी कर सकते हैं। समझ आ गया आपके? ठीक है, वो हम आगे बढ़ते हैं इससे। ये होता कैसे है? अच्छा, अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है आवेश की, एक बार आप और समझ लें। जैसे कई बार आपने सूत्र पढ़े होंगे, आप सूत्र पढ़ते हैं आवेश का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है Q = I/T, जहाँ पर I हमारी होती है विद्युत धारा और T हमारा होता है समय। एक और फार्मूला होता है आवेश के लिए जो Q = Ne, जहाँ n बराबर हमारी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो पृष्ठ से या तो निकलते हैं और पृष्ठ उन्हें ग्रहण करता है। और E = होता है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि आप जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या इन दोनों से परिभाषाएं बन सकती हैं? कई जगह हमने देखा है, बच्चे पढ़ते हैं Q = I/T, तो आवेश की परिभाषा क्या बताते हैं वो? कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। तो ये परिभाषा है, ये परिभाषा नहीं है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन तो हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो परिभाषा है वो ये नहीं। इसकी परिभाषा क्या है? कि किसी भी पिंड का वह भौतिक गुण, आवेश परिभाषा सुनिए आप, किसी भी पिंड का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करे या उसे उत्पन्न करे, उसे हम बोलते हैं आवेश। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आवेश के प्रकार कितने होते हैं। जैसा हम जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, और ऋणावेश। अब आवेश धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है, ये कैसे पता लगेंगे? इसके लिए हम थोड़ी सी केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में हम कोई सा एक तत्व उठाते हैं, चलो मान लेते हैं पहले हम सोडियम को लेते हैं। यहीं से हमारी आवेश की संकल्पना भी निकल के आएगी, जो कॉन्सेप्ट थ्योरी हमारी आएगी आवेश की, वो यहीं से निकल के आएगी। देखिए आप, जैसे हमने तत्व उठाया सोडियम। अच्छा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, आप जानते हैं। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा निकलेगा 2 8 1। ठीक इसी प्रकार अब आगे, अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी तत्व को क्रिया करने के लिए पहले क्या करेगा? ये अपने अष्टक को पूरा करेगा। इसके अष्टक को पूरा करने के लिए
या तो यहाँ पर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कैसे भी हों, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मांग कर लाए या ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब जिसके पास 7 होंगे वो नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, ये एक जब भी ये किसी तत्व, ये तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करता है तो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन जिसके पास में होंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना उसे दे देता है। देने वाले को हम बोलते थे दाता, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम बोलते हैं ग्राही। इसके बाद कंडीशन क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम कंडीशन क्या हो जाएगी, अब इसके पास क्या रह गया, अब इसके पास रह गया 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास एक धनावेश के पास रह जाएगा। हाँ, तो अब इस पर कितना आवेश आएगा हमारा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया है तो इस पर 1 धनावेश आएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब 1 इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से निकलता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनावेश। इस टॉपिक में समझने वाली एक चीज़ है, वो केवल इतनी है कि जब किसी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि यहाँ कमी हुई, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब कमी होगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, देन उस पर आएगा एक आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी एक धनावेश इस पर आ गया। समझ गए। इसके बाद हम एक लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इस बार हम उठा लेते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन Cl, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 17। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमारा आएगा 2 8 1 7, 8 2 10 7 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर सीखा था, हमें इसमें भी जब इसका अष्टक पूरा होगा तो क्या काम हो, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो यहाँ पर 8 रह जाएंगे, तो अष्टक पूरा हो गया अंतिम कक्षा का, या फिर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे, तब जाकर इसका अष्टक पूर्ण होगा। जैसा हमने आपको सोडियम में बताया था कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसे देगा नहीं, एक तो ये दे सकता है, वैसे ही यहाँ पर इसके साथ निकल के थोड़ी जाएंगे, किसी और तत्व से ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, तब अपना अष्टक पूरा करेगा। तो अष्टक पूरा करने के बाद इसकी जो कंडीशन होगी, कितने चाहिए इसे, 7 और 1 8, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। आपका क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो कंडीशन हमारी बनेगी क्लोरीन की, वो हमारी क्या रह जाएगी, क्लोरीन ने कितना, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस, और इसकी जो हमारे विन्यास था वो हो जाएगा 2 8 और 8। तो आपने यहाँ से क्या सीखा इस टॉपिक से, हमने सोडियम वाले में सीखा था कि जब किसी पृष्ठ पर 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 या 2 जो भी हो, जितने इलेक्ट्रॉन हो कमी होगी उतना ही उस पर धनावेश बढ़ता है। यूनिट क्या रहती है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 चार्ज पॉजिटिव, 2 निकले तो 2, जितने निकलते रहे। ऐसे ही क्लोरीन में हमने क्या सीखा कि जब 1 इलेक्ट्रॉन की, या सॉरी यही लिख देते, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, वृद्धि कैसे होती है, किसी से मांग लेता है, जब वृद्धि होगी तो जो चार्ज होगा वो हमारा कैसा रहेगा, तो हमारा बनता है नेगेटिव चार्ज, माइनस का, जो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का, यानी जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यही हमारी आवेश की संकल्पना भी है। आवेश संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ए चार्ज यही है कि जब किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तो उस पृष्ठ पर धनावेश आता है, और जब कोई पृष्ठ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश। तो हमने क्या सीखा, आपने सीखा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कैसे चार्ज आएगा आपका, धनावेश, और जो लेता है उस पर कैसा आता है, ऋणावेश। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों, अब के पास जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकलते। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बना कि अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्यों, अच्छा प्रोटॉन का क्यों नहीं। तो उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न आपका है, पहला रीज़न हमारा बहुत सिंपल सा है कि जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, सॉरी, बराबर
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 गुना। एक प्रोटॉन हमारा इलेक्ट्रॉन से इतना भारी होता है, 1837 गुना भारी। एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो इतनी है, लगभग हम 1800 लेते हैं। न्यूमेरिकल जब भी आएगा आप लगभग 1800 ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1837.01 ये है। 01 है तो इसलिए हम 1837 लेते हैं पूरा। अच्छा, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं लेंगे? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो प्रोटॉन से बहुत हल्का है। तो जाहिर सी बात है, जब भी वहाँ नाभिक के पास से हम किसी कण को बाहर निकालेंगे, मूविंग पार्टिकल को, तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि वो हल्का है, भारी है, इसलिए नहीं निकलेगा। ये आपका पहला रीज़न रहा। और दूसरा रीज़न हमारा जो है वो है कि इलेक्ट्रॉन जो आपस में होते हैं वो अलग बंध से बंधे रहते हैं। प्रोटॉन जो हमारा है, प्रोटॉन दोनों के बीच में जो बल होता है वो हमारा होता है सबसे प्रबल नाभिकीय बल। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 11वीं कक्षा 11 में। प्रबल नाभिकीय बल, किसी भी तत्व को जब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, या आप मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि प्रोटॉन उसे चाहिए, तो इस बल को तोड़ना उसके लिए लगभग असंभव होता है। प्रबल नाभिकीय बलों को, क्षीण बल होते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं, जिनमें से ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारा होता है कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल, जो कायम पाया जाता है प्रोटॉन में। तो ये दो रीज़न हो गए प्रोटॉन का उपयोग क्यों नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलते हैं। क्योंकि पहला क्या रहा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। कितना अधिक? 1837 गुना अधिक। और दूसरा क्या रहा कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, जो हमारा बल होता है, वो प्रबल नाभिकीय बल है, जिसे तोड़ना लगभग असंभव होता है। ठीक है, तो अब हमारा आवेश का जो कॉन्सेप्ट के लास्ट में जो आता है वो हमारा क्या है? मात्रक। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? दोनों एक में ही आ जाएंगे। आवेश का मात्रक, मात्रकों की कई पद्धतियां हैं। एसआई पद्धति, सीजीएस, एफपीएस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसआई, इंटरनेशनल यूनिट जो हमारी है। तो एसआई पद्धति में आपने एक 10th में सूत्र पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? जैसे अभी ऊपर ही हमने बताया आपको, Q इज इक्वल टू IT। चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चलो यहीं से निकालते हैं। Q इज इक्वल टू IT, कि यहाँ पर हमारा क्या है? आवेश। यानी सूत्र हमारा क्या है? आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक सेकंड। तो हमारा आवेश का मात्रक क्या बना एसआई पद्धति में? पहला ये हमारा रहेगा एम्पियर इंटू सेकेंड। या इसे हम कूलॉम भी बोलते हैं। साइंटिस्ट थे कूलॉम, जिनके ऑनर में ये मात्रक दिया गया, कूलॉम। ये आपका मात्रक ऐसा ही मात्रक हो गए। इसके बाद हम आते हैं सीजीएस पर। हाँ, सीजीएस में इसका मात्रक होता है सिंपल सा स्टेट कूलॉम। कूलॉम, इसमें बी साइलेंट रहता है, हम कूलॉम बोलते हैं। अच्छा, बाकी कुछ छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ये आवेश के लिए नहीं, आप किसी भौतिक राशि के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू क्या होती है? एक मिली इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻3। माइक्रो हमारा होता है 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 और पिको हमारा होता है 10⁻⁻12। अब जैसे हमारे पास आवेश है 1 कूलॉम, 1 कूलॉम आवेश है। आपको मिली, अगर 1 कूलॉम है तो हम लिख लेंगे इस आवेश बराबर 1 कूलॉम। अगर बहुत छोटा आवेश है, एक मिली का मतलब क्या हुआ? 1/, जितने ऊपर माइनस में आपके घाते हैं उतने नीचे 0 लगा दीजिए। 1, 2, 3,
अब मान लिया आपके पास मात्रक आपका आवेश हो गया 1 मिली कूलम, आपको आवेश दिया हुआ है 1 मिली कूलम। तो आप कहेंगे मिली कूलम कैसे, तो मिली कूलम का मतलब हो गया 1 × 10⁻³ कूलम। ये आपका घातांक रूप हो गया। और आपको अगर दशमलव रूप में आपको अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो आप 1/1000 कूलम, जो वैल्यू आप उसे पुटअप कर सकते हैं। इसी प्रकार माइक्रो के लिए हम क्या लेते हैं 1/60 1 2 3 4 5 6। चलो इसे रहने देते हैं, आप समझ लेना। माइक्रो, नैनो, पिको, जितनी घाते उस हिसाब से छोटे छोटे मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक, ये तो आपके छोटे मात्रक हो। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक जो हमारा आवेश का होता है वो हमारा होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैरेड। संधारित्र में आप इसे काफ़ी पढ़ेंगे फैरेड में। तो इसे डिनोट करते हैं F से। होता कितना है, 1 फैरेड इक्वल टू होता है 96,500 कूलोम, 96,500 कूलोम के बराबर होता है 1 फैरेड। ये हमारा सबसे बड़ा मात्रक है आवेश मापन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मात्रक हो गया। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, विमा। डायमेंशन जो हमारी होती है, विमा कैसे निकालते हैं, आवेश की विमा जब निकालेंगे हम, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। आप मात्रक लिख सकते हैं। सूत्र हमारा क्या था इसका, ये मात्रक क्या था, एम्पियर गुणा सेकंड। विद्युत धारा एम्पियर, इसके लिए हम लेंगे ए, और सेकंड यानी समय के लिए लेते हैं कैपिटल टी। बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए आप। तो आपके आवेश की विमा क्या हो गई, 80। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने पढ़ा आवेश से संबंधित। जो भी आपको समस्या हो, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे कूलॉम संबंधित परिभाषाएं। कूलॉम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कूलॉम का बल, कूलॉम नियतांक, और जो भी आगे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो आपको हम पढ़ाते जाएंगे। आज के हमारे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे आते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और विद्यालय की क्लासेस का लाभ उठाइए।